मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत की चौथी और अंतिम इकाई लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें चार इस इकाई को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला है जनसंचार, दूसरा है प्रशासनिक अनुवाद, तीसरा है बैंकिंग अनुवाद और चौथा है विधि अनुवाद। इन चारों इकाई को मैं बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि विस्तृत में आप अपनी किताबों में पढ़ लीजिएगा। इसका जो भाव है, अर्थ है, या किस तरह की महत्ता अनुवाद व्यवहार दो में इन चार विषय को एक तरह से पारित किया गया है, उसके आधार पर मैं ये अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जनसंचार जनसंचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसका रूप स्वरूप हमारे जीवन में किस तरह से अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है, उसका यहाँ पर मैं संक्षिप्त में प्रदापन करूंगी। जनसंचार का अर्थ, जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जन जमा संचार। जन से हमारा तात्पर्य है लोक है, जन है, जनमानस है या लोकमानस है। संचार से हमारा तात्पर्य है सूचनाओं और संदेशों का जन समूह या जन समुदाय तक संप्रेषित करना जनसंचार कहलाता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सूचनाओं और संदेशों से हम घिरे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जब भी संप्रेषण करते हैं तो हम निम्न रूपों में अपने भावों को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को अपने मित्रगण से, अपने सामाजिक व्यक्तित्व के आधार पर या औपचारिक अनौपचारिक आधारों पर भी हम अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मनुष्य एक, हम कहें, सामाजिक प्राणी है, जैसा मैं शुरू से लेकर अब तक कहने जा रही हूँ। और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भावों, विचारों, अनुभवों के आधार पर संपूर्ण जीवन को जीता है, अभिव्यक्त करता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो साहित्यिक आधार पर या फिर आम बोलचाल की भाषा में या संपर्क भाषा में अपने भावों की, अपने विचारों की, अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति से साझा करता हुआ दिखाई देता है। जनसंचार का जो कार्य है वह है सूचनाओं का संग्रह तथा प्रसार करना। कहने का तात्पर्य है हम अनेक माध्यमों से अपने भावों, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। कई सूचनाओं से हम अवगत होते हुए दिखाई देते हैं, तो कई सूचनाओं को हम तक पहुंचने में बहुत सारा, या हम तक उन्हें पहुंचने में बहुत सारा विलंब भी हो जाता है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार की सूचनाओं से एक तरह से विलुप्त भी होते हुए दिखाई देते हैं, विचलित भी होते हुए दिखाई देते हैं, या हम ये कहें कि हम उनके संसर्ग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अपने आप को हमें अपडेट रखना चाहिए सूचनाओं के आधार पर, क्योंकि सूचनाएं ही हमें अनेक प्रकार की चीजों से या अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक जो हमारे आधार है उनसे हमें रूबरू कराती हुई दिखाई देती है। दूसरा है इसमें व्यक्ति का बहुयामी प्रयोग। हम देखते हैं कि जब हमारे ये कार्य जैसे सूचनाएं या संदेश हमें मिलते हैं, तो व्यक्ति किस तरह से इन सूचनाओं के द्वारा, इन जानकारियों के द्वारा अपने बोध का जो रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, अपने विचारों के तहत, अपने मूल्यों के तहत। हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने इन कार्यों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास सूचना और संदेश एक तरह से हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर निर्भर होते हुए दिखाई देते हैं, और उनके द्वारा ही हमारा समस्त जीवन यापन भी एक तरह से चलते हुए दिखाई देता है। दूसरा है बेटा इसमें, तीसरा है इसमें सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेक्षण। हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज के आधार पर वह अनेक प्रकार के, व्यक्तिगत हो या फिर बहुयामी हो, अनेक प्रकार से अपने बोध को बढ़ाते हुए दिखाई देता है, चाहे वह विषय के अनुसार हो या अनेक रूपों से, सामाजिक आधारों पर, आपके राजनीतिक आधारों पर, आर्थिक आधारों पर
अनेक प्रकार की सूचनाओं का जो रूप स्वरूप है वह ग्रहण करते हुए दिखाई देता है, और उनसे जो मूल्य उसे प्राप्त होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम जन्म से लेकर अब तक अनेक प्रकार के मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, और ये जीवन समय, वातावरण और स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपने अनुसार बदलते हुए भी दिखाई देते हैं, और उनके समक्ष नतमस्तक भी होते हुए दिखाई देते हैं। इन सूचनाओं के द्वारा हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मनोरंजन का रूप स्वरूप भी आता हुआ दिखाई देता है, जैसे हम फिल्मों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, या अनेक चलचित्रों के माध्यम से हम अपने मनोरंजन का जो रूप है वह खोजते हुए दिखाई देते हैं। आज हम टीवी के माध्यम से, या सिनेमा के माध्यम से, या आपके मोबाइल में हम देखें कि अनेक प्रकार के चलचित्रों के माध्यम से हम अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति या अपने आप को साधते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो दृढ़ता है वो भी हम जनसंचार के माध्यम से एक तरह से स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको सभी चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है, या हम कहें कि वह अपनी इच्छाओं के अनुसार भी चीजों को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे देश प्रेम की भावना है, या राष्ट्र प्रेम की भावना है, या हम कहें कि किस तरह से हम परिवार में एकता का जो रूप स्वरूप है वह प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में अगर किसी तरह के मूल्यों का जो खंडन हो रहा है, उसके आधार पर भी हम अनेक विचारों के तहत, अपने या अनुभवों के तहत हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और हम अनेक प्रकार से अपनी देश प्रेम, अपनी राष्ट्र प्रेम, अपनी समाज प्रेम और अपनी भाषा प्रेम को भी समय समय पर एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से भी हम जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर प्रेरणा और प्रोत्साहन का सहारा ना हो तो वह किसी भी कदम पर लड़खड़ा सकता है। तो हम देखते हैं कि इन संप्रेषण के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से व्यक्ति किस तरह से प्रोत्साहित और प्रेरणादायक चीजों से अपने आप को समय समय पर सराबोर करते हुए दिखाई देता है। सांस्कृतिक उन्नयन, हम देखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें अनेक प्रकार की संस्कृति है, भाषा है, साहित्य है, धर्म है, परंपरा है, और अनेक प्रकार से हम उनको आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। तो जनसंचार के माध्यम से या संप्रेषण के माध्यम से हम इतने सारे कार्य अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं, और ये कार्य हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी होते हुए सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। जनसंचार के माध्यम, हम देखते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम है वह अनेक प्रकार से, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम जो संचार की प्रक्रिया है उसको हम किस तरह से दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। पहला इसमें जो तत्व आएगा वो है प्रेषक। प्रेषक से हमारा तात्पर्य वक्ता से है। वक्ता से हमारा तात्पर्य है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, चाहे वह रूबरू करता है या फिर किसी माध्यम के आधार पर करता है, जैसे हम उदाहरण मोबाइल लेकर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि मोबाइल पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, यानी कि एक व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने अगर लगता है कि उसको जरूरत है या इच्छा शक्ति जागृत हो रही है तो वह उसे फोन पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। तो जो फोन करता है वह प्रेषक कहलाता है, और उसे अपनी बात कहनी है, यानी कि कोई संदेश, कोई बात दूसरे तक पहुंचानी है, तो वह उस माध्यम का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मोबाइल का माध्यम का प्रयोग। और जो प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो श्रोता है या प्राप्त कर रहा है, वह उसकी बात को सुनता है, समझने का प्रयास करता है, तब जाकर वह प्रतिक्रिया देता हुआ प्रतीत होता है। तो इन आधारों पर हम देखते हैं कि जो जनसंचार है या संप्रेषण का जो रूप है, व्यक्ति किस तरह से अपने मौखिक रूपों में, अपने लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा, या अपने कई बार सांकेतिक रूप में भी, सांकेतिक से हमारा तात्पर्य संकेत देकर वह अपनी बात को कहता या सुनते हुए दिखाई देता है। आजकल हम मोबाइल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे इमोजी आ गए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता वहां पर नहीं दिखाई देती है। आप अपने संकेतों के माध्यम से उसको वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं, और ये संकेत जीवन में हम देखते हैं कई बार बहुत ज्यादा उपयोगी भी दिखाई देते हैं, कि आप अनावश्यक रूप से अपनी बात ना कहें, जितना संक्षिप्त में हो आप अपनी बात कहकर वहां पर विराम ले सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना भी जीवन के लिए खतरनाक
हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसलिए नपी तुली भाषा में अपने संप्रेषण का संप्रेषित रूप वहां पर व्यक्त करना चाहिए। जनसंचार के माध्यम, यहाँ पर जनसंचार के माध्यम चार प्रकार से बताए गए हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा है बाह्य जनसंचार और चौथा है विज्ञापन। हम देखते हैं कि हम जनसंचार के माध्यम में इन जो चारों माध्यमों का जो प्रयोग बताया गया है उसके द्वारा ही हम संपूर्ण जीवन का यापन करते हुए दिखाई देते हैं। प्रिंट माध्यम से हमारा तात्पर्य है जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, या हम देखते हैं कि बहुत सारे उस रूप में हम हैंडबिल है या पंपलेट्स है, पोस्टर है, इसके आधार पर भी हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इतिहास साक्षी है कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वह आज से नहीं है, प्राचीन काल से लेकर अब तक हम सूचनाओं का जो बवंडर है या माया जाल कह लीजिए या विस्तृत रूप कह लीजिए, ज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति कह लीजिए, अनेक प्रकार से हम उससे एक तरह से अपने आप को बोध या ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। आज समाचारों के द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरह से जीवन में हम अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों के द्वारा इन चीजों को आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि समाचार के द्वारा हमें देश विदेश की घटनाओं का, उसमें किस तरह से राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर किस तरह से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, किस तरह से अनेक भावनात्मक स्थितियों में जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे भी हमें अनेक प्रकार की सूझबूझ या निर्णय लेने की क्षमता का जो रूप है वह प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। तो समाचार पत्रों के द्वारा हम देखते हैं अनेक प्रकार की क्रांतियां हमारे समाज में आई है, प्राचीन काल से लेकर अब तक। अब पहले देखा जाता था, आज से हम अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो हम देखते थे कि किस तरह से समाचार आधे घंटे के आते हुए दिखाई देते थे, और उस आधे घंटे में हम देखते हैं कि देश विदेश से लेकर मनोरंजन, या हम देखते हैं कि खेल कूद या फिर मौसम की जानकारी वगैरह हमें पर्याप्त रूप से मिलती हुई दिखाई देती थी। और वो जो समाचार आते थे वह समय लगभग 8:30 का रहता या 8 बजे का रहता था। तो उस आधे घंटे में हम देखते हैं इंग्लिश या हिंदी के जो समाचार आते थे उसमें व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से एक तरह से ज्ञान के सराबोर में भीगते हुए दिखाई देता था। पर आज हम देखते हैं कि परिवर्तन की जो छटा सभी क्षेत्रों में बिखरी हुई है, उसमें समाचार या न्यूज चैनल भी अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। और हम देखते हैं कि आज आप कोई भी न्यूज चैनल जो आपको नाम याद हो तो आप अनगिनत न्यूज चैनल हमारे समाचार रूप में हमें दिखाई देने लगे हैं। आप चाहे मोबाइल के सहारे उन्हें देखते हैं या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर हम देखते हैं टेलीविजन के माध्यम से, हम इनका एक तरह से प्रचार प्रसार अनेक रूपों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर हम देखते हैं समाचार जो पत्र है यानी कि जो हम लिखित रूप में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी शब्दावली के तहत, अपनी मानक शब्दावली के तहत अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है, और बहुत सोच समझकर नपी तुली भाषा में वह उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। पत्रिका, पत्रिका से यह हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि जनसंचार का जो एक और माध्यम है वह लिखित रूप में, पत्रिका के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। इसके माध्यम से हम अनेक प्रकार से जो विविध प्रकार की पत्रिकाएं हैं उनसे हम एक तरह से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत पहले मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हम देखते थे गृह शोभा नाम की पत्रिका आती हुई उस समय पर दिखाई देती थी, और उसमें जैसे फैशन के तहत या कहानी के तहत या आप मेहंदी के डिजाइन है या जो गृहस्थी में जो महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही थी वो गृह शोभा पत्रिका को बहुत ज्यादा एक तरह से प्राथमिकता देती हुई दिखाई देती थी, और उसमें व्यंजनों का भी जो एक तरह से प्रचार प्रसार उसमें दिखाई देता था वह बहुत ही उम्दा वहां पर दिखाई देता था। तो पत्रिका के माध्यम से भी हम देखते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए चंदा मामा या अनेक प्रकार की जैसे फिल्में हैं या आर्थिक विषयों या सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक या कृषि से संबंधित अनेक प्रकार की पत्रिकाएं उस समय पर आती हुई दिखाई देती है। और जो पत्रिकाओं का जो क्रम था हम देखते थे, कोई साप्ताहिक थी, कोई पाक्षिक थी, कोई मासिक थी, कोई त्रैमासिक थी, कोई अर्धमासिक थी और कोई वार्षिक
पत्रिका के रूप में अंकन किया जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा पत्रिकाओं का उस समय में चलन नहीं था। आज तो आप देखिए हर घर में पत्रिका का जो प्रचार प्रसार है वह बहुत ही विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो पत्रिकाएं हैं वह अपना एक रूप साधते हुए वहां पर दिखाई दे रही है, और इन रूपों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की बोधों या अनेक प्रकार के ज्ञान का जो रूप है वह भी हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी हम अनेक प्रकार की सूचनाएं, समाचार, शिक्षा, मनोरंजन का जो स्तर है वह देखते हुए दिखाई देते थे। इन सूचनाओं से या किसी तरह के मनोरंजन के रूप में हम जो संगीत है, गीत है, वो भी सुनाई देते थे। और हमें अनेक प्रकार के विज्ञापनों का भी जो प्रचार प्रसार है वह रेडियो टेलीविजन दोनों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देता था। तो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं जो हम दृश्य श्रव्य दोनों रूपों में देख सकते थे, उनकी जानकारी हमें भरपूर रूप से मिलती हुई दिखाई देती थी। क्योंकि पहले के समय में जो सूचनाओं का जो क्रम था वो बहुत बड़े स्तर पर या यानी कि व्यापक स्तर पर नहीं होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि साधन कम थे, माध्यम कम थे। अब आप देखिए अनगिनत माध्यम है जिनके द्वारा आप अनेक प्रकार से उन सूचनाओं को चलते फिरते प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको रुक कर उन चीजों का रसास्वादन लेना पड़ता था। बाह्य जनसंचार, हम देखते हैं बाह्य संचार जनसंचार में हम अनेक प्रकार के मेले हैं जिनमें हमारी रोचकता की या रुचि के अनुसार अनेक प्रकार से हमें आनंदित रूप वहां पर मिलते हुए दिखाई देता था। मेले में हम देखते हैं अनगिनत लघु उद्योग भी कार्यरत होते हुए भी दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार की हम देखते हैं कि चित्रकारी या झूले या अन्य व्यंजनों के संदर्भ में हमें इसका स्वाद वहां पर चखने को मिलता था। हाट है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल हाट बहुत सीमित होते चले जा रहे हैं। हम दो तीन हाटों की बात करें तो वहां पर हमें दिल्ली हाट जैसे हाट दिखाई देते हैं जिसमें अनेक प्रकार की कलाकृतियां हैं या अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं और उनके जो प्रचार प्रसार है और उसमें किस तरह से उनके जो फैब्रिक्स है उसमें परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये हाट बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, प्रभावशाली है। प्रदर्शनी के रूप में देखते हैं हम कि किस तरह की कलाकृतियां या किस तरह के हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थलों पर इन प्रदर्शनियों का, इन कलाकृतियों का, इन कला का प्रदर्शन होते हुए दिखाई देता है। विज्ञापन, विज्ञापन से हमारा तात्पर्य है क्योंकि हमारे जीवन में विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण हम कहें कि भूमिका है, जिसके द्वारा हमें किसी भी उत्पादक या प्रोडक्ट की हमें जानकारी मिलती हुई दिखाई देती है। आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की अनगिनत आपकी सामग्रियां बाजार में उपस्थित हैं और इनमें हम देखते हैं कि जो भी हमें विज्ञापन के द्वारा एक तरह से प्रचार के द्वारा जो हमें आकर्षक और प्रभावशाली लगता है उसे हम अपनाते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि व्यक्ति खुद एक विज्ञापन है, वह किसी भी चीज का जो प्रचार प्रसार है वह अपने मुख के द्वारा अनेक रूपों में करता हुआ दिखाई देता है, जिसके द्वारा उसका जो आधार है वह भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। प्रशासनिक अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद से ही हमारा तात्पर्य है, हम देखते हैं कि जीवन में हम अनेक प्रकार के राजकीय या प्रशासनिक रूपों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इन प्रशासनिक रूपों में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी ज्ञान के बोध को बढ़ाते हुए दिखाई देता है और इसके आधार पर वह अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं प्रशासनिक अनुवाद से हमारा तात्पर्य यह है कि हम किसी भी संस्था या किसी भी सरकारी कार्य में जब हम कोई लिखित रूप में एक तरह से आदान प्रदान करते हैं तो उसमें हम साहित्यिक रूप से या औपचारिकता के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अनुवाद का जो अर्थ है वह राजकीय या सरकारी कार्यों के रूप में आधारित संस्थाओं का, समुदायों का
या हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है उसके अंतर्गत लिया गया है। ये दो प्रकार से है। पहला है उपयोगिता या प्रयोजन के आधार पर हम देखते हैं कि जहां हमें लगता है कि हमारी इस चीज की उपयोगिता है और इसके आधार पर हमें अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है, तो हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उस उपयोगिता उस प्रयोजन के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि जब हम किसी संस्था से या किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो हम वहां पर औपचारिकता के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष पत्र से यहाँ हमारा तात्पर्य है, कई बार हम देखते हैं कि वहां पर जाकर हम उनके सम्मुख खड़े होकर अपनी अभिव्यक्ति को अपने संप्रेषण भाव को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम अप्रत्यक्ष यानी कि पत्र के माध्यम से भी हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं या प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात करते हैं तो बहुत ही यहाँ पर आपको अनावश्यक रूप से बात नहीं कहनी है। नपी तुली शब्दावली में जितना संक्षिप्त से संक्षिप्त हो उसमें अपनी बात कहनी है और उसके आधार पर ही हम उसकी अनेक प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो हम डाक के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। विषय से संबंधित या किसी भी आधार पर जो हमें लगता है कि आवश्यक है उसके रूप में हम पत्र को एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में हम जैसे बैंक है, रेलवे है, विधि के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी हम उपयोगिता या प्रयोजन के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं या अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें हमें अपने शब्दावली का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यक है और संक्षिप्त में अपनी बात कहिए, क्योंकि ये एक नियम है, सिद्धांत है जिसके द्वारा आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है भाषाई विशिष्टता के आधार पर। हम देखते हैं भाषाई विशिष्टता के आधार पर भी दो प्रकार से हम अपनी अभिव्यक्ति प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम अनुवाद का जो रूप है वो इस रूप में देखेंगे कि जब भी हम किसी बात को कह रहे हैं, अगर सामने वाला आपकी बात हिंदी में समझने के लिए वहां पर एक तरह से प्रस्तुत है तो आप अपनी बात हिंदी में कहिए, और अगर अंग्रेजी में है तो आप अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग वहां पर करिए, क्योंकि वहां पर दोनों भाषाओं का प्रयोग जो होता है वह व्यक्ति के अनुरूप होता हुआ दिखाई देता है। भाषाई विशिष्टता के आधार पर दो है, एक तो पूर्ण औपचारिकता भाषा से युक्त पत्र, जैसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे पत्र लिखे होंगे और उन पत्रों में हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे सरकारी पत्र है, परिपत्र है, ज्ञापन है, या हम देखते हैं अधिसूचना है जिसके द्वारा आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और वो भी लिखित रूप में आप उसको अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो जितने भी उसके नियम है, तत्व है, उसके द्वारा पत्र के द्वारा आप वो संबोधन एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस संबोधन में हम देखते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और आप उसी के अनुसार जिसमें जिस तरह की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है वही शब्दों का प्रयोग वहां पर करेंगे तो वो ज्यादा वांछित होगा। जैसे पूर्ण औपचारिकता भाषा से युक्त पत्र है, जैसे हम अनेक प्रकार से पत्रों को जब देखते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम जैसे उसका जो प्रारूप है, उसका जो मसौदा है, कच्चा रूप है, पहले वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसके बाद काट छाट कर हम अनेक तत्वों के आधार पर उसका प्रस्तुतिकरण करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा होगा या किसी सरकारी संस्थान में किसी तरह की प्रविष्टि अगर आपको भेजनी है तो उसमें भी आपको उसी आधार पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है, या संपादक के को आपको पत्र लिखना है या किसी पत्रिका के संपादक को आपको पत्र लिखना है और अपने लेख, शोधालेख या आलेख को वहां पर प्रस्तुत करना है तो आपको वैसी शब्दावली का प्रयोग लिखित रूप में करना होगा। अल्प औपचारिक भाषा से युक्त पत्र, हम देखते हैं कि जो अल्प
औपचारिकता पत्र है उसमें भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर बहुत पूर्ण रूप से हम अपनी साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ हम अल्प रूप से यानी कि कम रूप में अपनी बात औपचारिकता के तहत कर सकते हैं। जैसे दुकानदार है या कोई कपड़ा उद्योग है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उसमें, या फिर किसी तरह राशन की दुकान है, या हम देखते हैं केमिस्ट की दुकान है, तो वहां पर हम अल्प औपचारिकता के तहत अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर हम पूर्ण साहित्यिक रूप से उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई देते। जहां पर हमें आवश्यक लगता है उसके आधार पर हम अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। बैंकिंग अनुवाद से ये हमारा तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में हमने आप देखिए सभी के आपके अकाउंट होंगे और उन अकाउंट में हम देखते हैं कि हम अनगिनत रूप से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा कि आपने अपने जीवन में अनेक प्रकार से बैंकों के आधार पर अपना एक तरह से स्वरूप प्रस्तुत किया होगा कि किस तरह से आप बैंकों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बैंकिंग अनुवाद का जो रूप है वह दो रूपों में स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देता है। जैसे अलग अलग भाषा है, अलग अलग हम देखते हैं कि बोलियां हैं, उसके अंतर्गत जो उस राज्य की भाषा है, एक तो उसमें हम एक तरह से पत्राचार करते हुए दिखाई देते हैं, एक जो प्रचलित भाषा है यानी कि प्रसिद्ध भाषा है उसमें उसकी अभिव्यक्ति व्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे भारतीय परिवेश में देखें तो बैंकों में केवल दो ही भाषाओं का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, एक अंग्रेजी दूसरा हिंदी, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो बैंकों का जो रूप है वह कहीं ना कहीं ग्राहक के अनुरूप वहां पर तय किया गया है। यानी जो उसकी एक तरह से सामग्री है वह ग्राहक के अनुकूल बनाई गई है। उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपनी बात रख सकता है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी अपनी बात रख सकता है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा वह भी अपनी बात को वहां पर व्यक्त करके अभिव्यक्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब हम बैंकिंग उद्योग या बैंक की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है या उसका संचालन है उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश के उद्योग हैं, कृषि है, व्यापार है, व्यवसाय है, विदेश व्यापार है, जिसके द्वारा व्यक्ति उस तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। बैंकिंग में हम देखते हैं कि जो उसका विकास है, विस्तार है, और जो उसकी कार्य कुशलता है, सब उसी पर निर्भर करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि बैंक से हम लोन लेते हैं या बैंक में हम जब पैसा जमा करते हैं तो उसमें हमें एक तरह से बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में बैंक बहुत ज्यादा सेवारत भी दिखाई देता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं हर स्तर पर उसकी गतिविधियों को हम अपने आप से दूर नहीं रख सकते। कहने के तात्पर्य है कि अपने से अछूता नहीं रख सकते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कार्यरत होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इसे भी दो रूपों में एक तरह से विस्तृत किया गया है। पहला है वाणिज्य बैंक के आधार पर, दूसरा है विकास बैंक के आधार पर। हम देखते हैं वाणिज्य से हमारा यहाँ तात्पर्य है जैसे राष्ट्रीय जो कृत बैंक है उनका भी महत्वपूर्ण एक तरह से आदान प्रदान समाज में, देश में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा है विकास बैंक। विकास बैंक से हमारा तात्पर्य यह है कि हम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक या जो लघु उद्योग हैं, जो कृषि उद्योग हैं, या ग्रामीण विकास बैंक है, या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, जिसके द्वारा व्यक्ति इन अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में वहां सार्थक रूप अपनाता हुआ दिखाई देता है। बैंकों में हिंदी का महत्व हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बैंकों में हिंदी का जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हम देखते हैं पहले एक ही भाषा का प्रयोग वहां पर होता हुआ दिखाई देता था, पर अब ज्यादातर बैंकों में हम देखते हैं कि
एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी, हमारी जो राज्य भाषा है, जो हमारी राष्ट्र भाषा है, हिंदी है, जो हमने मान लिया है, उसको भी प्राथमिकता वहां पर दी जा रही है। साथ ही साथ अंग्रेजी का जो प्रयोग है वह भी एक तरह से दृष्टिगत होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि बैंकों में जो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वह आज से नहीं, प्राचीन जब से बैंक बना है तब से उस तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में हर तरह का प्राणी कार्यरत है और उसमें हम देखते हैं कि वह अनेक प्रकार से उस क्रिया को वहां पर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वह भी इस तरह की सुविधाओं को वहां पर एक तरह से उसका सुचारू रूप से प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं हिंदी का महत्व बैंकों में बहुत ही विस्तृत रूप से बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि जो बैंक में कार्य कर रहे हैं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या जो हेल्पर हैं, वह बहुत बड़े स्तर पर ग्राहक या जो उनके सदस्य हैं उनको हिंदी में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। पत्राचार का महत्व और प्रयोग हम देख रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो सामग्री है, जो लिखित सामग्री है और जो प्रचलित सामग्री है, उसका भी प्रयोग अनेक रूपों में होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी के शब्द है उनका हिंदी प्राय भी लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे डिपॉजिट है, डिपॉजिट का मतलब है जमा करना, और बाय कैश का मतलब है नकदी जमा करना, या बाय चेक का है, मतलब इसमें निश्चित शब्दावली का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम इसे पारिभाषिक शब्दावली भी कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली ही है जो निश्चित रूप में हम बैंक में जो एकदम सुनिश्चित शब्द है उसका अर्थ भी सुनिश्चित ही होगा, उसके आधार पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कार्य के आधार पर बैंकिंग का प्रयोग एवं व्यवस्था हम देखते हैं कि जैसे पत्राचार की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पत्राचार का प्रयोग हम देख रहे हैं आजकल। तो देखिए बैंक कितनी बड़ी सुविधाएं दे रहा है। पहले तो चलो आप पत्राचार के माध्यम से भी बैंक की सुविधा ले सकते थे, पर आज घर घर जाकर बैंक अपनी सुविधाएं एक तरह से मुहैया करा रहा है, और हर एक क्षेत्र में हम देखें, चाहे कृषि के आधार पर हो, व्यापार के आधार पर हो, व्यवसाय के आधार पर हो, अनेक प्रकार से वह उनको एक तरह से आवश्यकता के अनुसार उनका व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। और उसके आधार पर ही हम देखते हैं कि किस तरह से बैंक की जो आवश्यकता अनुसार है अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर एक तरह से हिंदी में प्रयोग की जा रही है। जहां पर हिंदी का प्रयोग एक तरह से माना गया है, वहां पर हम देखते हैं कि जिनको जैसे शिक्षा ग्रहण उन्होंने की है, या जैसा उनका चलन है, यानी कि वातावरण है, उसके अनुसार वह वैसी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। विधि अनुवाद, विधि अनुवाद से ही हमारा तात्पर्य है अर्थशास्त्र सम्मत द्वारा निश्चित, कहने के तात्पर्य किसी भी कार्य को करने की विधि को हम विधि अनुवाद कहते हैं। जैसे हमें सामाजिक क्षेत्र में कोई काम करना है, या फिर हमें अर्थशास्त्र के रूप में, या हमें राजनीति के रूप में, या हमें भूगोल के रूप में, या हम कहें किसी लोकगीत के संदर्भ में हमें कोई बात कहनी है, या किसी गद्य के रूप में, नाटक के रूप में, संस्मरण के रूप में, पद्य के रूप में, हम देखते हैं कि उस रूप में बैंक किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए करता है। जैसे हमें कोई काव्यात्मक अनुवाद करना है, और काव्यात्मक अनुवाद में हम देखते हैं काव्य के मूल सौंदर्य, उसकी कला को जो अंशुण रखते हुए एक भाषा के भावों को दूसरी भाषा में एक तरह से समाहित या अंतरित कर पाना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए पूर्ण विधि का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है, कि उस शब्द का सुनिश्चित अर्थ क्या है, या उस समय पर उस कवि ने उस भाव को किस तरह से एक तरह से आत्मसात किया है, किस तरह से अभिव्यक्त किया है, उसका आधार यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। किन्हीं दो शब्दों के अर्थ समान नहीं होते, यानी कि जो रूप में वह वाक्य के अनुसार बोल रहा है, या हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो दोनों अर्थों में बहुत ज्यादा परिवर्तन वहां पर दिखाई देता है। उसका अपना एक विशेष सौंदर्य होता है, उसकी अपनी एक छवि होती है। क्या
कामिनी और रमणी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि वाक्य का जो एक जरूरत है, जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप ही हम उस शब्द को वहां पर रख सकते हैं, अन्य को वहां पर हम नहीं रख सकते। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो शब्दावली है उसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका है, कि हमें कहाँ पर किस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है वह करना चाहिए। अगर हम उस तरह के शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं करते तो उसमें अनगिनत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उस विधि के अनुसार हम अनुवाद करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए अनुवाद करते समय हमें उस लेखक की प्रवृत्ति, उस लेखक ने किस तरह से उस समाज में अपने ज्ञान का जो रूप स्वरूप है वह अर्जित किया है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह के भावों या विचारों या अनुभवों के आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।